ओके टू वेलकम बैक टू पार्ट 3 ऑफ ग्रेविटेशन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ग्रेविटेशन बेटे लेंथी चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट भी है, डिटेल्स भी ज़रा ज़्यादा हैं, तो एक और पार्ट रिक्वायर्ड होगा इसको कंप्लीट कवर करने के लिए। आज वाले पार्ट में हम ग्रेविटेशनल फील्ड और उसके साथ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कवर करने की कोशिश करेंगे, और अगर जितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रह जाएगी उसको नेक्स्ट वीडियो में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के साथ हम अकोमोडेट करेंगे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इसका नाम चेंज हुआ है 4 साल पहले आपके सिलेबस में। इसको पहले ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते थे, अभी भी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इंटरनेशनली ज़्यादा चलता है, लेकिन आपके सिलेबस में इसका नाम अब ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? सबसे पहली बात तो ये है जी, हम इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट पॉइंट मैस बेटे ज़्यादा सेफ है। वैसे तो पर यूनिट मैस लिख दें तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट पॉइंट मैस ज़्यादा सेफ है। वो स्टैंडर्ड बनाया हुआ है आप लोगों के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मैस को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। अब है क्या ये, अभी देख लेते हैं इसको बेटे। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटे वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट, वो जो जी है ना बेटे, जिसको उसके मल्टीपल नेम्स हैं, आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, रिप्रेजेंटेड बाय जी एंड हैव एसआई यूनिट। एसआई यूनिट इसका बेटे क्या बनेगा? एसआई यूनिट इसका बनेगा न्यूटन पर किलोग्राम, न्यूटन पर केजी बनेगा। फोर्स पर यूनिट मैस कह रहे हैं ना, तो न्यूटन पर किलोग्राम, और ये बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आप लोग इसको मुख्तलिफ नामों से याद करते रहे हैं, अभी भी करेंगे, जाहिर बात है। अब तो वैसे खैर A2 के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड ही चलेगा, लेकिन आप इसको एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड, पहले बच्चे इसको तरह तरह के नाम यूज़ करते हैं ओ लेवल के अंदर, AS के अंदर, लेकिन इसका जो फिज़िक्स के अंदर एक्चुअल नेम है टेक्निकल वाला, वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा चलता है। आपके सिलेबस में अब स्ट्रेंथ की टर्म उसने निकाल दी हुई ग्रेविटी के चैप्टर के अंदर, ये सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड है बस, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड को हमने कहा है जी ये जी से रिप्रेजेंट होती है। तो सबसे पहली बात हमने इसको डिफाइन जो किया वहीं से इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। हमने कहा है जी ये ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय मैस होती है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला फाइंड करना है, लेकिन मैं अब यूज़ ये करता हूँ, आप लोगों ने अगर वीडियोस को फॉलो किया है तो मैं इसके नीचे छोटा सा जी लगाता हूँ, अभी भी लगा देता हूँ। वो कैम्ब्रिज की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम अब अगर अभी फ़िलहाल इनिशियल स्टेजेस पे होंगे सिलेबस कवरेज की, तो ज़्यादा सूट ये करता है कि हम सब्सक्रिप्ट्स लगाएं। 4 फोर्सेस आपके सिलेबस में कॉमन है, सेंट्रीपिटल, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, तो उनको डिफ्रेंशिएट करें सब्सक्रिप्ट लगा के। जब आप पूरा सिलेबस कर लेंगे, पास्ट पेपर्स पे आ जाएंगे, तो ये कन्फ्यूजन आपकी ख़त्म हो गई होंगी, तब इसकी कोई ज़रूरत रहेगी नहीं। तो फिलहाल तो बेहतर है, आपकी मर्जी है, नहीं लगाना तो ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला बनाने के लिए पॉइंट मैस के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ पॉइंट मैस ही है आपके सिलेबस में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे अगर आप एक पॉइंट मैस बना लें, आप कहते हैं जी ठीक है ये मैस है जिसकी फील्ड पता लगानी है, और यहाँ पे एक पॉइंट मैस आया, इस पॉइंट पे आपको पता लगानी थी, पी पॉइंट है, एम की ग्रेविटेशनल फील्ड आपने पता लगानी थी, और पी के ऊपर आप इंटरेस्टेड है, इसकी फील्ड का आपने पता लगाना है पी पॉइंट के ऊपर। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे आपने रखा हुआ है लोअर केस एम, पॉइंट मैस जो है हमने यहाँ पे रखा है, और इनके सेंटर्स का डिस्टेंस आपके पास आ गया आर। अब इसका फॉर्मूला फाइंड करने के लिए न्यूटन्स लॉ हमने पढ़ लिया हुआ है। न्यूटन्स लॉ बेटे था ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मैसेज का फॉर्मूला, वो है जी जी एम एम ओवर आर का स्क्वायर। जी लोअर केस एम हो गया पॉइंट मैस, और उसके बाद जो है अपर केस एम वो मैस जिसकी फील्ड का हमने पता लगाना है। आमतौर पे हम इसको पता क्या कहते हैं, ये पॉइंट मैस है तो ये सोर्स मैस है। सोर्स मैस वो है जिसकी फील्ड पता लगानी है, ठीक है। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला अगर हम ऊपर रिप्लेस करेंगे तो हमने कहा जी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ किसके इक्वल आ जाएगी, फोर्स की जगह पे आ जाएगा जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा लोअर केस एम, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, ये डेरिवेशन बेटे आई है पेपर के अंदर,
और यहाँ पे अगर आप इन दोनों को कैंसिल कर दें तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला आ गया जी GM/r का स्क्वायर। ठीक है, GM/r²। ये याद रखना है आपने, ये हम यूनिवर्सल फार्मूला नहीं कोई बना लिया ग्रेविटेशनल फील्ड का। ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर अ पॉइंट मैस और आपके सिलेबस में है ही वो, लेकिन चलें फिर भी हम इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं कि पॉइंट मैस की ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर अ पॉइंट मैस, वो ऐसे आती है। अब ये बेटे फॉर्मूला बन गया ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ पॉइंट मैस। अब फील्ड और फील्ड स्ट्रेंथ को जो कैम्ब्रिज वालों ने आपस में इंटरचेंज कर दिया, हालांकि इंटरनेशनली अभी भी देखें, फील्ड बेटे वो जगह होती है जहाँ पे कोई फोर्स महसूस होती है। चार्जेस के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट्स के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, मैसेज के अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड, वो होती है वो जगह जहाँ पे फील्ड महसूस होती है और उसकी एक स्ट्रेंथ होती है। ये इंटरनेशनली अभी भी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। कैम्ब्रिज वालों को पता नहीं क्या ज़रूरत महसूस हुई, उन्होंने इसको फील्ड कह दिया। अब हमें फील्ड को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा उसके बावजूद। ठीक है, हालांकि हम जो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे वो फील्ड है और ये फील्ड स्ट्रेंथ है, लेकिन चलें आप इस कंफ्यूजन को खत्म करें। फील्ड और फील्ड स्ट्रेंथ आप लोगों के लिए सेम है, फील्ड भी वही है, फील्ड स्ट्रेंथ भी वही है, लेकिन चलें बहरहाल हम उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई आपके पास मैस है इस तरह से करके सफियर, आप लोगों के केस में, आप लोगों के सिलेबस में बेटे सिर्फ सफियर है और पॉइंट मैस है, और दोनों की फील्ड बिल्कुल सेम होती है, आइडेंटिकल है। फॉर अ यूनिफॉर्म सफियर एंड फॉर अ पॉइंट मैस ग्रेविटेशनल फील्ड इज आइडेंटिकल, बिल्कुल आइडेंटिकल होती है। तो आपने करना क्या होता है बेटे, इस तरह से करके ना स्ट्रेट लाइन है, और वो स्ट्रेट लाइन है बहुत सारी। ये आपकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये आई हुई है एग्जाम के अंदर, दोनों की, पॉइंट मैस की भी आई हुई है और उसके बाद सफियर की भी आई है। अच्छा, तो ये जो आपने करना है इसमें आप, मतलब जाहिर बात है लाइंस की जो लेंथ है वो तो मैटर नहीं करती, आपने बस ये करना है, दो चीज़ें मैटर करती हैं बेटे। एक तो ये है कि आपने सारी लाइन सेंटर पे जाके मिलानी है इकट्ठी, और इनको हम कहते हैं रेडियल लाइंस। ये रेडियल लगे, नॉन रेडियल लाइन की आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ बेटे। अगर आपने एक लाइन लगाई और वो फॉर एग्जांपल यहाँ से लगाई और वो ऐसे करके निकल गई, अब ये लाइन सफियर के अंदर तो जा रही है, ये है फॉर एग्जांपल, ये अब ये सफियर के अंदर से तो पास हो रही है, लेकिन ये फील्ड लाइन नहीं है। फील्ड लाइन वो होगी जो रेडियल होंगी। जो रेडियल का मतलब ये है कि सादा सी बात, ये आपने सेंटर पे जाके उन सारी लाइंस को मिलाना जरूर है। जितनी मर्जी लगाएं, रिकमेंडेड तो ये है कि बेटे इस तरह से करके 8 बेस्ट हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, इतना कोई कम टाइम नहीं होता, टाइम मैनेज हो जाता है। अगर आपको आती हों चीज़ें तो 2 घंटों में P4 मैनेज हो जाता है, कोई मसला नहीं हुआ, कभी बच्चों से सुना नहीं। अच्छा, अब इसका फील्ड लाइंस की बेटे आपने डायरेक्शन रखनी है इनवर्ड, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ग्रेविटी में 2 ऑप्शन नहीं होती हैं, अट्रैक्टिव रिपल्सिव की, तो आपने ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस को इन्वर्ट करके बना देना है। ठीक है, अब याद रखें बेटे, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस हैं इसकी डेफिनेशन भी मैं लिख देता हूँ, आई हुई है पेपर के अंदर, लेकिन ये जो हमने रिप्रेजेंट किया ये ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस सेम है आपके सिलेबस में। या पॉइंट मैस है, ये सफियर है, और दोनों की ऐसे ही है। अगर पॉइंट मैस आया तो ये बस आप सर्कल ना बनाते, इधर डॉट्स सा बना के उससे लाइंस ऐसे निकालते और एरोज इन्वर्ट रखने हैं ग्रेविटी को अट्रैक्टिव शो करने के लिए। तो चलिए हम यहाँ पे पाथ, इसको जो इसका पाथ है फील्ड लाइन, उसको डिफाइन कर ही देते हैं। फील्ड लाइन है बेटे पाथ followed by a point mass, यहाँ पे point mass लाजमी है, path followed by a point mass in a gravitational field। point mass ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किस रास्ते पे चलेगा, इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन। ठीक है, ये 1 और 2 मार्क्स दोनों के लिए चल जाएगी। कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन, आई तो वैसे ये 1 की ही है, 2 के लिए आए तो भी चल जाएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन। ठीक है, अच्छा जी, तो हमने बेटे ये जो फॉर्मूला अभी तक किया है इसमें अब हमने फर्दर इसकी एप्लीकेशंस देखनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला है इसको हम ऐसे लिखें, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू, आपको पता है हमने कहा था कि ग्रेविटी के चैप्टर के लिए लोअर केस आर को जब आपका दिल करे, आप इसी डायग्राम के अंदर बेटे अगर देख लें तो हम इसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये सैटेलाइट थी तो हम इसको लिख सकते हैं, ये जो लोअर केस आर है इसको हम लिख सकते हैं अपर केस आर, यहाँ तक जो ज़मीन का या मैस का अपना रेडियस है, और उसके बाद ये वाला सारा बेटे क्या आ जाएगा, हाइट। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा जी h। तो इसका मतलब है कि ग्रेविटी के चैप्टर में जब कभी आपको ज़रूरत पड़े, आप लोअर केस आर की जगह पे अपर केस आर
प्लस एच लिख सकते हैं, तो यही काम मैं इधर करने लगा हूँ। मैं इसकी जगह लिख देता हूँ जी अपर केस आर प्लस एच और इस सारे का स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने अभी प्रूव किया था पिछले कॉलम के अंदर। यहाँ पे इस लोअर केस आर की जगह पे मैंने अपर केस आर प्लस एच लिख दिया। तो इसको फिर मैं लिख देता हूँ बेटे ऐसे करके, ग्रेविटेशनल फील्ड एट सम हाइट। हाइट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड ये है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं हाइट के साथ इसका इनवर्स स्क्वायर का रिलेशन है, इसका मतलब ये है कि इसने हाइट के साथ साथ कम होना है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट द सरफेस ऑफ अ मैस, जब हम सरफेस पे आएंगे तो बेटे जाहिर बात है हाइट ने जीरो हो जाना है, तो ये पीछे बचेगा जी एम डिवाइडेड बाय सिर्फ उस ऑब्जेक्ट के रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से ग्रेविटी एट द सरफेस, जाहिर बात है हम इसको कह सकते हैं मैक्सिमम है। इनसाइड मैसेज जो है ना बेटे, वो ग्रेविटेशनल फील्ड बच्चों को तो लगता है अपेरेंटली उसको जो है ना इंक्रीज होना चाहिए जब हम इनसाइड मैसेज चले जाएंगे, लेकिन उसकी डिटेल तो नहीं है आपके सिलेबस में। वैसे आपको बता देता हूँ, इनसाइड मैसेज जाने से इंक्रीज नहीं होती, डिक्रीज ही होती है। मतलब ये है कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये ज़मीन है, तो बच्चों को ये लगता है कि आर स्क्वायर से इसका इन्वर्स रिलेशन है, तो चलें हम इधर से आए, फॉर एग्जाम्पल हम आते जा रहे हैं और आर जो है वो कम होता जा रहा है। जब आप इस तरह से आ रहे हैं तो बच्चों को लगता है ठीक है आर डिक्रीज हो रहा है, और उसकी वजह से लोअर केस आर डिक्रीज हो रहा है, तो जी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। जब अंदर जाएंगे तो ऐसा नहीं रहता। जब आप अंदर चले जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ फर्दर इंक्रीज नहीं होती, सरफेस पे ही मैक्सिमम है। अंदर जाने से ग्रेविटेशनल फील्ड कम होती है। मैं आपको उसका बैकग्राउंड बता देता हूँ, कैम्ब्रिज के सिलेबस में रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन वैसे आपको फिर भी बता देता हूँ, बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। एक दफ़ा उसके ग्राफ के अंदर उन्होंने खुद बना के दे दिया है कि वो कैसे डिक्रीज होती है, उन्होंने स्ट्रेट लाइंस बनाई हैं। इनसाइड मैसेज की स्ट्रेट लाइन बनती है, मैं इसका ग्राफ अभी भी आपको बना के दिखा दूंगा, लेकिन उसकी रीज़न सुन लें कि जी अंदर जाके कम कैसे होती है। बेटे फॉर एग्जाम्पल आप इस पॉइंट पे चले गए, ये वाला आपका पॉइंट है और ये ज़मीन का सेंटर है, तो जब आप इस पॉइंट पे हैं तो आपके इनसाइड ज़मीन का कितना सफियर रह गया होगा, ये जो मैंने डॉटेड बनाया, ठीक है। मान लें जी आप 100 किलोमीटर अंदर चले गए हैं, तो 100 किलोमीटर की एक स्ट्रिप आपसे बाहर रह गई है, ये वाली, ठीक है। ये स्ट्रिप अगर आपसे बाहर रह गई है तो ग्रेविटी इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। आप हैं इस पॉइंट के ऊपर, ये थोड़ा सा टेक्निकल है और पता कोई नहीं होता। कैम्ब्रिज वालों ने ना इनसाइड वाली स्ट्रेट लाइन उन्होंने दी है अभी रिसेंटली खुद अपने एक पेपर के अंदर, 2021 का 22 का पेपर था कुछ, मैं आपको भी उसका बताता हूँ एक ग्राफ बना के ना। तो वो पूछ भी ना, कोई पता नहीं होता, लिखा तो नहीं है सिलेबस के अंदर, एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं है। तो अगर आप इस पॉइंट के ऊपर हैं फॉर एग्जांपल, तो अब आपको सिर्फ ये इंटरनल सफियर अट्रैक्ट करेगा ना, और ये जो बाहर स्ट्रिप बच गई है, दो बातें हो गई हैं बेटे। अगर आप 100 किलोमीटर अंदर चले गए हैं डिगिंग करके, तो आप इस पॉइंट के ऊपर, पहली बात तो आपको अट्रैक्ट करने वाला सफियर छोटा रह गया, वो साइज में 100 किलोमीटर रिड्यूस हो गया। दूसरी बात, वो जो स्ट्रिप बाहर बची है 100 किलोमीटर की, वो आपको उल्टा बाहर की तरफ को खींचेगी, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि ग्रेविटी इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये अंदर वाला सफियर अंदर बुला रहा है तो बाहर वाला सफियर बाहर की तरफ बुलाएगा। तो ये एक्चुअली दो रीजन आ गई ग्रेविटेशनल फील्ड के रिड्यूस होने की। अब उसका फॉर्मूला मैं वैसे साइड लाइन पे लिख देता हूं कि इनसाइड कैसे वेरी करेगी हाइट के साथ, आउटसाइड तो पता चल गया ना आपको। ये हो गई किसी भी मैस की सरफेस पे ग्रेविटी, ये हो गई आउटसाइड वेरिएशन। इनसाइड का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं कि सिलेबस में है नहीं, एक दफ़ा उन्होंने खुद ग्राफ दिया है, लेकिन इवन देन उन्होंने ना लिखा है और इसकी उम्मीद नहीं है। लेकिन मैं वैसे आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिख के लिए लिख देता हूँ कि अगर आप अंदर चले गए किसी भी मैस के, तो उसको मैं लिख देता हूँ ग्रेविटेशन एट सम डेप्थ। अगर आप किसी डेप्थ में चले जाएंगे तो वो आपके पास आ जाएगी, यानी कि डीप इनसाइड अ मैस, तो ये आपके पास आ जाएगा ग्रेविटेशन एट द सरफेस इंटू 1 माइनस डेप्थ डिवाइडेड बाय रेडियस। ये अब आपकी डेप्थ है ये वाली, जितना हम अंदर चले गए हुए थे। तो ये वैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं साइड पे लिख भी देता हूँ, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन समटाइम्स बच्चों को होती है जो है ना वो एक्स्ट्रा नॉलेज की, उनको समटाइम्स होता है कि हमें मिले, तो इस वजह से एक तो ये आ गया। और लेकिन ये है कि मैं आपको भी इसका बैकग्राउंड बताता भी हूँ। बेटे सबसे पहली बात तो ये है कि इसका ग्राफ जो बनेगा टू द स्केल ग्रेविटेशनल फील्ड का, टू द स्केल ग्राफ आया हुआ है आपके सिलेबस में, और वो टू द स्केल ग्राफ इस तरह से बनेगा कि इधर रखेंगे आप G और इधर आपको रखना पड़ेगा R। अब इसके बारे में याद रखें कि ये वो पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट सरफेस, मैं कहता हूँ जी ये फॉर एग्जांपल ज़मीन का रेडियस है R, और यहाँ पे आके हो गया 2R और इधर हो गया जी 3R, सो ऑन, ठीक है।
सरफेस के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड की एक वैल्यू है पेपर के अंदर बेटे, जी नॉट और जी एस दो तरह से आई है सरफेस वाली वैल्यू, आपकी मर्जी, आप उसको जी मैक्स लिख दें, ये जो सरफेस वाली स्टैंडर्ड वैल्यू है इसको कुछ भी लिख दें, जी नॉट जी मैक्स, मैं जी नॉट लिख देता हूँ क्योंकि मुझे याद है एक दफ़ा जी नॉट उन्होंने यूज़ किया था पेपर के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब एक्चुअली तो जो आपका सिलेबस है वो ये वाला है कि आपने टू द स्केल कैसे बनाना है, आप कहते हैं जी आर के ऊपर जी की वैल्यू है फॉर एग्जांपल जी नॉट, ठीक है, तो 2r पे जाके इसको रह जाना चाहिए जी नॉट बाय 4, ठीक है, और 3r पे जाके इसको रह जाना चाहिए जी नॉट बाय 9। उसकी रीज़न ये है कि आर स्क्वायर से इनवर्स रिलेशन है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, आर स्क्वायर से इनवर्स रिलेशन है। अब यहाँ पे आप ये देखें तो एक तो ग्राफ आपका इस तरह से करके कर्व्ड बनेगा, मैथ वाले बच्चे बेटे इसको पैराबोलिक कहते हैं। अच्छा, अब ये टू द स्केल आया हुआ है, 4 नंबर का भी आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये इस तरह से करके आपने बना लिया। दूसरी बात, इसके अंदर वाला जो हिस्सा बच गया बेटे वो स्ट्रेट लाइन बनती है, वो आपके सिलेबस का इवन दो पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैम्ब्रिज वालों ने अभी रिसेंटली किसी एक पेपर में 21 या 22 का पेपर है, उन्होंने खुद दिया हुआ था। मैं आपको नेक्स्ट उसके ऊपर कॉलम के ऊपर दोबारा इरेज करके इसको एक्सप्लेन करूंगा। वो इनसाइड वाला जो है बेटे वो लीनियर बनता है और लीनियरली डिक्रीज होती है ग्रेविटेशनल फील्ड, किसी मैस के अंदर जाके लीनियरली डिक्रीज होती है। तो ये आपके सिलेबस में मेंशन तो कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने दिया है, तो उसकी वजह से ना बेटे ये खतरे की घंटी बज गई है कि आपसे भी पूछ ना ले। मैं आपको बताता हूँ कि उनके ग्राफ में, उनके क्वेश्चन में किस तरह से था। तो ये डॉटेड लाइन है जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन कैम्ब्रिज वाले थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल हैं, ख़ास तौर पे A2 के अंदर। और किसी हद तक वो बात अच्छी भी है कि स्टार वाले बच्चों को डिफ्रेंशिएट भी तो करना है ना, ए और ए स्टार वालों को डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि बच्चे आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं या नहीं सोचते, या स्लाइड सा एक्स्ट्रा नॉलेज किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, स्लाइड सा एक्स्ट्रा, बहुत ज़्यादा नहीं कि आप चीज़ें बाहर ले जाएं सिलेबस से। मैं आपको बताता हूँ, उनका बेटे इस तरह से करके ग्राफ बना हुआ था कि यहाँ पे उन्होंने सेंट्रल एक्सिस बना के उन्होंने सिर्फ इतना पोर्शन बना के दिया हुआ था, स्ट्रेट लाइन वाला, दोनों स्ट्रेट लाइन वाला इधर और इधर का पोर्शन बनाया हुआ था उन्होंने, ठीक है। और उन्होंने कहा जी आप इस ग्राफ को पूरा करें। ये पास्ट पेपर के क्वेश्चन के अंदर है। मैंने ये सारा होता है ना, बच्चे कहते हैं जी आपने डेप्थ वाला था नहीं, साइड पे एक्स्ट्रा लिख दिया, तो ये क्यों किया, वही उन्होंने दे दिया था। अब हम क्या करें, तो हम स्लाइड सा थोड़ा सा टॉपिक से हटते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज बच्चों को ज़रूर, ताकि उनको पता हो कि यार ये कोई पता नहीं कैम्ब्रिज वाले कोई चीज़ ऐड कर दे, ये उन्होंने दिया। अब इसका मकसद क्या है, अगर उन्होंने ये स्ट्रेट लाइन अंदर वाली दे दी, इसका मतलब ये कहते हैं अदरवाइज जो चीज़ उन्होंने छुपानी हो ना बेटे वो बिल्कुल छुपी रहती है सिलेबस के अंदर। मैथ्स वेरी करता है, आइंस्टाइन की एक थ्योरी है रिलेटिविटी, उसके अकॉर्डिंगली तो मैथ्स वेरिएशन आपके सिलेबस में नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। वो है जो पाकिस्तानी सिस्टम है एफएससी वाला उसके अंदर, लेकिन ये है कि ए लेवल्स के अंदर अगर इंक्लूडेड नहीं है, कहीं पे जिक्र ही नहीं करते कि मैथ्स वेरी कर सकता है, आप मूव करें तो उसकी वजह से मैथ्स वेरी कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर उन्होंने किया है तो इसको बेटे आपने इस तरह से कंप्लीट करना था दोनों डायरेक्शन के अंदर। ये वाला, जैसे ये वाला पोर्शन मैंने बनाया ना, ये उन्होंने आपके लिए छोड़ा था और इधर भी करना था, ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर उन्होंने खुद स्ट्रेट लाइंस दे के, कभी हमसे भी स्ट्रेट लाइंस पूछ ही सकते हैं आने वाले वक्तों के अंदर, इसलिए मैंने एहतियातन बता दिए। चले बहरहाल इसको यहीं पे ओमिट करें या इसको बना रहना, इसको बेटे साइड पे कर देते हैं, ये जो आपको डराएगा। हम इसको पास पेपर्स के क्वेश्चंस में देखेंगे, चाहे वो टॉपिक वाइज की है, ईयर वाइज की है, इसको तभी देखेंगे। नेक्स्ट इसको अगर हम लेके चलें तो एक ही मैथ्स की ग्रेविटेशनल फील्ड दो जगह पे अगर आपस में कंपेयर करनी हो, ये आया हुआ है बेटे पेपर के अंदर, तो आप इसको कर सकते हैं G1/G2, ये आपका आ जाएगा जी R2/R1 का स्क्वायर। एक ही मैस की दो जगह पे ग्रेविटेशनल फील्ड कंपेयर करनी है। इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशन, फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशन ऑफ सन एट अर्थ डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशन ऑफ सन एट जुपिटर। ये एग्जांपल मुझे इस तरह से याद है क्योंकि ये आई हुई है पेपर के अंदर। ज़मीन की भी ग्रेविटेशन दो जगह पे कंपेयर हो सकती है, दो सैटेलाइट्स के ऑर्बिट्स में, या ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ एट मून डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ एट सम सैटेलाइट। तो किसी एक मैस की दो जगह पे अगर कंपेयर करनी हो, उसकी वजह ये है, बट ये फॉर्मूला में देखें सेम मैस होगा ना, तो ग्रेविटेशन का सिर्फ आर से इनवर्स रिलेशन बचेगा ग्रेविटेशनल फील्ड का। जी पहले ही कांस्टेंट है, मैस भी सेम होगा, तो सिर्फ आर स्क्वायर से इनवर्स रिलेशन आ जाएगा। तो G1/G2 की है, यहाँ पे मैंने R2/R1 कर दिया, उसका स्क्वायर आ गया, तो एक तो ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें जरा हम फील्ड, आपको पता है जब जो टॉपिक अभी तक हमने फोर्स ही कवर किया ग्रेविटेशन में, तो उसकी एप्लीकेशंस मिला के दो लेक्चर्स हमारे बने थे। इसकी बेटे एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट हैं, अगर ये सारा फॉलो करें ना तो आपके लिए टॉपिकल कोई इशू ही नहीं रहता। ये जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सारी पेपर के अंदर आई हुई होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप आगे कैरी करें तो मैं आपको ना ग्रेविटेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी आया हुआ है पेपर के अंदर, वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, आसान है।
ये देखें ज़रा, ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला वैसे तो हमने किया है Gm/r का स्क्वायर। अगर इसको डेंसिटी से रिलेट करना है तो बेटे बहुत आसान है। कैसे भला? डेंसिटी आपको पता है होती क्या है, मैस ओवर वॉल्यूम होता है जी डेंसिटी के इक्वल। और यहाँ से ज़रा देखें तो मैस को आप क्या लिख सकते हैं, मैस को लिख सकते हैं जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अगर आप ये लिख सकते हैं तो फिर लिख देते हैं यहाँ पे ला के, ग्रेविटेशनल फील्ड की जगह हम करेंगे जी को इधर ही रहने दें, मैस की जगह पे करें डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम की जगह मैं लिख रहा हूँ 4/3 पाई आर का क्यूब। जाहिर बात है हम आइडियल केसेस मानते हैं फिलहाल, और हम कहते हैं जी ये सफ़ियर्स हैं, और सफ़ियर्स का फिर वॉल्यूम, जो भी मैसेज हमारे सिलेबस में कंसिडर होंगे। तो उसके अंदर ज़रा देखें तो आर स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, तो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ मैस इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी आया हुआ है, पेपर में यूज हुआ है 4/3 पाई रो आर और जी। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अ मैस आ गई। ठीक है, अगर आपको डेंसिटी से रिलेट करना है। नेक्स्ट ज़रा देखें तो बेटे ग्रेविटेशनल फील्ड से आपको याद है पिछले टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला ऑर्बिटल वेलोसिटी का, उसको मैंने कहा था जी ये होती है Gm/r का स्क्वायर रूट। ठीक है, और उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था Gr भी बनता है। तो वो जो Gr बनता है उसको कैसे बनाना है, वो भी इससे एक दफ़ा करवाया कैम्ब्रिज वालों ने। ये वाला देकर उन्होंने कहा जी इसमें कन्वर्ट करें, पुराने पेपर में, लेकिन बेटे हुआ है। अब देखें, मैं ये जो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाया करता हूँ, उसकी वजह ये है कि मेरा आमतौर पर जो डिटेल्ड लेसन्स हैं इनके अंदर मेरा फोकस है ए और ए स्टार वाले बच्चों को डिटेल्ड लेसन्स के अंदर। अगर मैं इसकी एक शॉर्ट जो है वो हेल्पिंग सीरीज़ भी साइड में बनाना शुरू कर दूंगा, अभी स्टार्ट की हुई है सारी बात है। वो जो शॉर्ट हेल्पिंग सीरीज़ है उसके अंदर क्विक रिव्यूज़ हुआ करेंगे, तो वो जो मतलब आप ये कह लें उससे कम अगर जो किसी ग्रेड की तलाश में बच्चे हैं वो उन सीरीज़ को फॉलो किया करें। सारी बात उन्होंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, बेटे बात ये है कि जो ए या स्टार वाला बच्चा है वो तो कुछ भी स्किप नहीं कर सकता, वो तो बल्कि एक्स्ट्रा डिटेल्स भी हमसे मांग रहे होते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आई हुई है पुराने पेपर में, रिसेंट में नहीं है लेकिन आई हुई है। इसमें से अब सबसे पहली बात तो ये है, यहीं से ज़रा देखें ये जो फॉर्मूला था कि जी होती है जी Gm/r², सिंगल स्टेप आप ये समझें प्रूफ बनता है एक्चुअली। तो यहाँ पे Gm/r², और ये आपका क्या आ जाएगा, Gr = Gm/r। देखना बहुत आराम से आसानी से ये हो जाएगा। r² में से ना एक r उधर ले जाएं, किधर ही करते हैं, तो Gm/r की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, Gr। तो ये आपको इसका बैकग्राउंड पता चल गया कि भाई ये वजह है कि आप ऑर्बिटल वेलोसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं Gm/r, और ये हमने Gm/r को वो रिप्लेस किया तो ये Gr का स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चले तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर ही, और वो है बेटे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन टू मैसेज। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ कि एक चीज़ में बच्चों को बताता होता था कि अगर नेट ग्रेविटेशनल, इस चैप्टर में एक्चुअली तो 4 टॉपिक्स हैं ना, फोर्स, फील्ड, एनर्जी और पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर आपको फिलहाल तो आए सिंगल फॉर्मूला, लेकिन अगर दो चीज़ों की वजह से फोर्स फील्ड में ये फोर्स फील्ड एनर्जी या पोटेंशियल चाहिए हो तो क्या करेंगे, वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर हम उनको कंपेयर भी कर लेंगे। तो इधर हमने करना है फिलहाल ग्रेविटेशनल फील्ड बिटवीन टू मैसेज, ग्रेविटेशनल फील्ड बिटवीन टू मैसेज। दो मैसेज के दरमियान में अगर बेटे ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए हो तो उसका क्या करेंगे। सबसे पहली बात तो ये बताएं कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको बताता हूँ ना, आई इसलिए मैं आपको बताने लगा हूँ कि नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जब भी दो मैसेज के दरमियान में चाहिए हो तो वो आएगी जी ग्रेविटेशन ऑफ वन मैस माइनस द ग्रेविटेशन ऑफ अनदर मैस, ऐसे आएगी ग्रेविटेशनल फील्ड। एक्चुअली मैं बार बार ग्रेविटेशन के ही जा रहा हूँ, तो बेटे ग्रेविटेशनल फील्ड ही मुराद है, टॉपिक वो पढ़ रहे हैं। नेट ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा बेटे माइनस करके आएगी, क्योंकि ग्रेविटी इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। मतलब मैं इसकी एग्जांपल आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई एक मैस है और ये दूसरा मैस है, ठीक है, और इनके दरमियान में ये वाली इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है, और यहाँ पे बेचारा कोई मैस है, यहाँ पे एक लोअर केस m है, और ये दो मैसेज हैं। इसकी मैं कहता हूँ जी, इसको मैं m1 कह देता हूँ, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड g1 है, और यहाँ पे m2 है, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड gm, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो g2 है।
ठीक है। तो अगर कोई मैस दो मैसेज के दरमियान में होगा तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा माइनस करके आएगी। यहां से एक और बात भी पता चलती है कि बेशक बड़ा मैस है तो इसकी फील्ड स्ट्रांग होगी, लेकिन अगर इससे दूर जाते जाएंगे उसके करीब होते जाएंगे तो इसकी फील्ड वीक होती जाएगी और इसकी स्ट्रांग होती जाएगी। तो एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा कि जहां पे दोनों की फील्ड, जाहिर बात है इसके करीब जाके वो पॉइंट आएगा, इसके करीब जाके इसके एरिया में कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे दोनों की फील्ड इक्वल हो जाएगी। ऑपोजिट तो वो पहले ही है, तो नेट फील्ड उस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है। एट वन पॉइंट बिटवीन M1 एंड M2, एक पॉइंट ऐसा जरूर ही आएगा, कोई भी दो मैसेज हो उनके दरमियान में, अगर उनका डिस्टेंस काफी ज्यादा है, यानी कि अब वो पॉइंट, उनका डिस्टेंस अगर कम है, पॉइंट मैच के तौर पे बिहेव ही नहीं कर रहे, पहले तो फॉर्मूलाज भी फेल हो सकते हैं और फिर हमारी अगली ये सारी अजम्पशंस भी फेल हो जाएंगी। हम ये कह रहे हैं डिस्टेंस उनका काफी ज्यादा हो तो कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा कि जहां पे नेट फील्ड हो जाएगी जीरो। नेट फील्ड अगर जीरो हो जाएगी तो फिर इसका मतलब है कि ये माइनस उधर ले जाएं, प्लस कर दें, बहरहाल जो भी, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि उस पॉइंट पे जाके G1 और G2 लाजमी क्या हो जाएंगे, इक्वल। एक पॉइंट ऐसा आएगा। ठीक है, अगर लार्ज डिस्टेंस है मैसेज। तो इसी बेस पे बेटे इनका ग्राफ है और वो पेपर के अंदर आया और उससे रिलेटेड कैलकुलेशंस भी आई हैं। तो मैं आपको दोनों चीजें बताता हूँ। आया तो जो है 3 दफा आया पेपर में और उसमें से 2 दफा जहां तक मुझे याद है मून और अर्थ का ही था। लेकिन ये जो हम ग्राफ या जो आगे एनालिसिस करने लगे हैं ये वैलिड होगा चाहे वो मून है, मून और अर्थ हैं, या कोई भी दो और मैसेज हैं, चाहे वो 2 स्टार्स हैं या जो मर्जी है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पड़ी हुई है जी अर्थ। ठीक है, इस तरह से करके मैं इधर अर्थ बना देता हूँ और यहाँ पे जाके हम मून बना देते हैं, थोड़ी सी बड़ी ज़मीन बना देते हैं, हमने मून भी बनाना है उधर जाके, तो उसको छोटा बड़ा का फ़र्क पता चले। अच्छा जी, ये मून कर दें और वो हमारे पास अर्थ थी। तो आपने इनका ग्रेविटेशनल फील्ड का अगर कंपैरिजन करना है तो बेटे यहाँ से तो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड सरफेस से स्टार्ट होगी ना, तो इसकी सरफेस से बेटे अगर स्टार्ट करें तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड इनिशियली तो बड़ी तेजी से डिक्रीज हो रही होती है और उसके बाद उसका रेट ऑफ डिक्रीज ज़रा रिलेटिवली स्टेगनेंट हो जाता है और फिर फाइनली कहीं ना कहीं पे आके नेट फील्ड ज़ीरो ज़रूर होनी है और उसके बाद मून की तरफ जाएंगे तो बढ़ना शुरू हो जानी है, तकरीबन इस तरह से करके ये वाली सिचुएशन है बेटे। अच्छा, अब इसके अंदर भी ये आपसे स्केच उन्होंने करवाया हुआ है पेपर के अंदर, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैं आपको भी बता देता हूँ। ये जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट को भी इंपॉर्टेंट समझ लें। सबसे पहले तो आप ये मान लें कि ज़मीन और मून के सेंटर का जो टोटल डिस्टेंस है उसको कुछ भी एक नाम दे दें, कैपिटल डी। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन मुझे याद है, ज़रा पुराना था लेकिन उसके अंदर उन्होंने ऐसे कहा था, ठीक है, कि ज़मीन और जो मून है उसका टोटल डिस्टेंस 60 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ है। ये हमने फोर्स के क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था, डेंसिटी वाला, उसको मैंने बताया था कि ज़मीन और मून के जो सेंटर्स का डिस्टेंस है उसको NR भी लिखते हैं, सम नंबर इनटू रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये वो नंबर है NR में, एन जो है वो 60। तो ये इस तरह से दिया हुआ था। उन्होंने कहा था जी ज़मीन से कितना दूर जाके नेट फील्ड जीरो होगी, वो जीरो। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जी बताएं एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट ही क्यों करता है। अब ये बेटे बिल्कुल आप ये कहें कि अनस्पेसिफाइडली पास्ट पेपर के क्वेश्चंस अंदर ही साथ साथ हो रहे होते हैं। बेशक मैं नॉमिनेट ना करूं, मैं इधर ईयर नहीं लिख रहा, वेरिएंट नहीं लिख रहा, क्वेश्चन नंबर नहीं लिख रहा, बेटे क्वेश्चंस चल रहे हैं साथ साथ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ही है पास्ट पेपर का कि सबसे पहले उसने कहा कि जनाब नेट फील्ड जीरो क्यों होती है, एक ऐसा पॉइंट क्यों आता है थियोरेटिकली, कि जहाँ पे थ्योरेटिकली पूछा 2 मार्क्स का कि पी पॉइंट एक ऐसा क्यों आता है जहाँ पे नेट फील्ड जीरो है। तो उसमें आपने यही बताना था कि जी ग्रेविटी इज ऑलवेज अट्रैक्टिव और 2 मैसेज हैं उनके दरमियान में ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। तो अगर ऐसा पॉइंट जहाँ पे इक्वल भी होगी, ऑपोजिट तो वो पहले ही है, अगर इक्वल भी होगी तो नेट अफेक्ट क्या बचेगा, जीरो ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये बताना था 2 मार्क्स का। फिर उसने कहा जी अच्छा उस पॉइंट को, और ग्राफ भी बनवाया 3 मार्क्स का यही वाला। अब ये स्केच है, इसमें वो ये रिक्वायर करते थे एक तो आप उसकी डायरेक्शन चेंज करें कि ग्रेविटेशन, अब देखें वेक्टर क्वांटिटी है, अगर इसकी फील्ड पॉजिटिव है तो इसकी नेगेटिव करके इसकी पॉजिटिव भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। लेकिन चलें ठीक है, हम स्टैंडर्ड जो रखा हुआ है बड़े वाले मैथ्स को, तो इसकी फील्ड पॉजिटिव और बाद में उसकी नेगेटिव। तो एक तो ये हो गया, फील्ड की डायरेक्शन चेंज करना आपके लिए जरूरी था, दूसरा कर्व रखना जरूरी था, और तीसरे नंबर पे बल्कि 2 बातें और इसके अलावा, एक तो ये कि आपने फील्ड का मैग्नीट्यूड भी इसका बड़े मैथ्स का ज्यादा, जमीन का ज्यादा रखना था, क्योंकि जमीन और मून के 2 क्वेश्चंस मुझे याद है, 3 आउट ऑफ 2 तो जमीन का ज्यादा रखना था, मून का कम। और तीसरे नंबर पे जो नेट फील्ड वाला पॉइंट है जहां पे नेट फील्ड जीरो नहीं है, उसको छोटे मैथ्स के करीब होना चाहिए। उसकी वैल्यू भी फाइंड करने लगा, वो भी पेपर में आया था, तो उसकी वैल्यू बेटे अभी फाइंड कर लेते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। और
लेकिन ये है कि वो 2 दफ़ा मुझे याद है क्वेश्चन उस पॉइंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अगर हम उसको ज़मीन से उस पॉइंट के डिस्टेंस को फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं जी ये x है, इस पॉइंट का डिस्टेंस है x, तो बाकी क्या बचेगा, बाकी ज़ाहिर ही बात है हमारे पास बच जाएगा 60 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ माइनस x। ठीक है बेटे, टोटल डिस्टेंस अगर 60 RE है और ये x है तो बाकी क्या बचेगा 60 RE माइनस x। तो अगर हम पॉइंट P की बात करें, एट पॉइंट P जो फिलहाल हमारा फोकस है, एट पॉइंट P, तो फिर होगा क्या कि ग्रेविटेशन, मैं इसको ना ऐसे ही लिख रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ हैज बिकम इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ मून, क्योंकि अर्थ और मून के हिसाब से क्वेश्चन आया 2 दफा तो एटलीस्ट। इसको आगे लेके चले तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे कि g इंटू मैस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम, आपको होता है ना बेटे वैसे तो हम करते हैं r1 r2, तो उसकी बजाय मैं सीधा ही लिख देता हूँ, इसकी जगह पे आपके स्टेप्स बच जाएंगे। इसकी जगह gm ओवर r स्क्वायर होती है ना फील्ड, तो हमें फील्ड चाहिए p पॉइंट के ऊपर, तो p पॉइंट का जमीन से कितना डिस्टेंस है x, और इधर आ जाए तो मून वाली साइड पे g इंटू मैस ऑफ मून और डिवाइडेड बाय आप कर दें 60 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ माइनस एक्स और इस सारे का स्क्वायर। ठीक है, अगर एक साइड से डिस्टेंस उसका x है तो बाकी बचेगा टोटल माइनस x, मून से डिस्टेंस, ये हमने लिखा तो हुआ है कि मून से उसका डिस्टेंस क्या बचेगा 60, टोटल 60 RE है, तो ये x है, बाकी क्या बच गया 60 RE माइनस x। अब यहाँ पे ये दोनों तो करें ज़रा गायब, और उसके बाद अब ये ज़रा देखें, मुझे याद है ज़मीन और मून के मैस की रेशो आपको याद होना ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन में दी थी उन्होंने दोनों दफ़ा। तो यहाँ पे आप अगर इसको इस फॉर्म में रीअरेंज करते, मैं इसको करता मैस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय मैस ऑफ मून, और इस साइड पे मैं इसको कर देता जी, बेशक आप उसको इस तरफ भी ले आए, फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दें या चले ले आए, आप इसको कर दें जी 60 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ माइनस एक्स और इस सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बस ऐसे कर दें, रीअरेंज कर दिया, इसको उधर ले गया, मैस ऑफ मून को उधर ले गया, और क्योंकि मुझे याद बेटे उन्होंने वैल्यू दी हुई थी, आप भी इस फॉर्म में अरेंज करते ज़्यादा अच्छा रहना था, बड़े मैस को छोटे पे डिवाइड करते, ये ना बेटे 81 है, ज़मीन का मैस मून से 81 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, तो वो आप वैल्यूज़ पुट करते तो आपको डिवाइड करके पता चल जाता। अच्छा, अब इसका पूरी इक्वेशन का स्क्वायर रूट, मैथ वाले बच्चे अपनी तरफ से वो टेक्निकलिटी में ना पढ़ें, इसको क्वाड्रेटिक में इसका स्क्वायर ओपन करें, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसमें भी बेटे 2 रूट्स आ जाएंगे, फिर मसला बन जाएगा, आप इसको यहीं पे स्क्वायर रूट करते हो। दूसरा मैथ वाले बच्चे तो ठीक है, साथ बायो वाले भी तो बेचारे मारे होते हैं, तो आप इस पूरे का स्क्वायर रूट कर दें, ये 9 बच जाएगा, और ये 60 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ माइनस एक्स, और यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन ही हो रहा है बेटे, बेशक हमने ऊपर जनाब ईयर और वेरिएंट नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अगर आप पास्ट पेपर की प्रैक्टिस ढूंढ रहे हो ड्यूरिंग थ्योरी का जो लेसन हमारा चल रहा था उसके अंदर, तो यहाँ पे ज़रा देखें तो ये आपका आराम से बन जाएगा 540 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ माइनस 9x, और यहाँ पे आ जाएगा x, तो उसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल कोई मसला रह गया, इधर आएंगे तो ये 10x हो जाएगा, और ये उस साइड पे जाके 540 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ बचेगा, और फिर आपका x आ जाएगा जी 54। बेटे वो इधर ला के डिवाइड करके देख लें, इससे ये बात पता चली। मैं आपको बताता हूँ इसका एंड रिजल्ट क्या है, एनालिसिस क्या है हमारी सारी कैलकुलेशन का, कि भाई ये जो आपके पास जीरो फील्ड स्पॉट, न्यूट्रल स्पॉट, इसको तरह तरह के लोग नाम देते हैं, न्यूट्रल पॉइंट, जो भी, ये जो न्यूट्रल पॉइंट भी है जहाँ पे नेट फील्ड जीरो है, वो जमीन से काफी दूर जाके देखे ना, जमीन से उसका डिस्टेंस आया 54 टाइम्स RE, टोटल डिस्टेंस था 60 RE। इसका मतलब पता क्या बेटे, कि जमीन और मून का जो टोटल डिस्टेंस है उसके 90% में जमीन डोमिनेट करती है। 90% में देख लें, 54 को 60 पे डिवाइड करें तो बेटे 90% बनता है। 90% ऑफ दिस डिस्टेंस ये जमीन का डोमिनेटेड है, और आखिरी 10% के अंदर मून डोमिनेट करता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बेटे फिलहाल तो हम यहीं पे ब्रेक लगाते हैं, इतनी हमें जो डिटेल्स जो हमने डिस्कस की हैं ये काफ़ी हैं। हम आगे चलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे, ताकि जब हम अपना फोर्थ टॉपिक जो है ग्रेविटेशनल फोर्थ पार्ट बनाएं तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के साथ ही हमारा चैप्टर पूरा भी हो सके। ठीक है, एक और पार्ट हमें ना ही बनाना पड़े, बाकी जो कुछ छोटे मोटे अगर इश्यूज रह गए होंगे तो हम उनको क्वेश्चंस के साथ साथ कवर कर लेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल
एनर्जी। क्वेश्चंस भी हमने करने हैं ना अलहदा, इसी रेगुलर जो हमारी थ्योरी की सीरीज लंबी चल रही होगी इसमें बेटे हर चैप्टर के एंड पे हम क्वेश्चंस का एक सेशन रखेंगे। सर्कुलर के एंड पे दो वजूहात हैं कि मैंने नहीं रखा क्वेश्चंस का सेशन। एक बात तो सर्कुलर के क्वेश्चन बहुत थोड़े हैं और उसमें से 3 या 4 मैंने अंदर ही करवा दिए। टोटल पिछले इतने सारे सालों में मिला के 10-11 टोटल सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन हैं और उसमें से 3-4 मैंने उधर ही करवा दिए और कुछ ईयरली के लिए भी तो बेटे छोड़ना है ना। लेकिन इवन देन जब मैं ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस की सीरीज करूंगा इसी चैप्टर के एंड पे, फोर्थ पार्ट के बाद, इसके बाद फोर्थ पार्ट करेंगे जिसमें पूरा होगा ग्रेविटेशन और फिर इसके क्वेश्चंस, तो उसमें सर्कुलर के एक आध क्वेश्चन साथ करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो इसमें सबसे पहली बात है हमने इसको डिफाइन करना है। हम कहते हैं जी अबिलिटी, 2 मार्क्स वाली बेटे डेफिनेशन बता रहा हूं, अबिलिटी टू डू वर्क, ability to do work due to position in a gravitational field। बेटे ability to do work भी कुछ लोग energy possessed by a body, ज्यादा बेहतर यही है ability to do work due to position in a gravitational field। इसकी डेफिनेशन ये 2 मार्क्स वाली हो गई। ग्रेविटेशनल फील्ड में अपनी पोजीशन की वजह से कोई कितना वर्क डन करने की एबिलिटी रखता है उसको कहते हैं जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये हम थोड़ा सा चेंज करने लगे हैं एएस के मुकाबले में भी। आप देखना एएस में तो एमजीएच चलता था, एमजीएच भी यहाँ प्रूव करवाया हुआ उन्होंने ए2 में भी, लेकिन एक्चुअल फार्मूला अभी हम निकालने लगे हैं उसका प्रूव मुझे याद तो नहीं पड़ रहा लेकिन बेटे आ सकता है, क्योंकि देखें फील्ड का भी आ गया, पोटेंशियल का भी आ गया, दोनों तो पीछे फोर्स और एनर्जी ही बच गए हैं। और ये भी अभी रिसेंट टाइम्स में ही आया, मतलब आफ्टर 2019 ही आए हैं ये जो 2 प्रूव्स आपको कह रहा हूँ, और ये बिल्कुल बेसिक हैं। तो वो ये भी बेसिक ही है जो आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का करवाने लगा हूँ। देखें अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपके सिलेबस में इसका सिंबल ई यूज़ करते हैं, इंटरनेशनली वैसे यू ज़्यादा फेमस है और मुझे भी वही पसंद है, लेकिन चलें आपको ये कोई कंफ्यूजन ना रहे, ईपी वो यूज़ करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा जी, अब ये पोटेंशियल एनर्जी बेटे जाहिर बात है आएगी वर्क डन से। पोटेंशियल एनर्जी आएगी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के वर्क डन की वजह से एनर्जी आई। और यहाँ पे अब जरा देखें तो वर्क डन को आप लोग क्या लिख सकते हैं, जाहिर बात है फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क डन आएगा, ग्रेविटेशन के चैप्टर में बेटे डिस्टेंस आर चल रहा है तो आर ही आएगा, और यहाँ पे कर दें ग्रेविटेशनल फोर्स और फिर इसका फॉर्मूला लगा दें जी एम ओवर आर का स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला इनटू आर, और यहाँ पे एक आर कैंसिल करें और नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख दें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी लोअर केस एम अपर केस एम और डिवाइडेड बाय आर लें जी। ये एक्चुअल फॉर्मूला है, माइनस ज़बरदस्ती हमने लिख दिया है। देखिए बेटे जो यहाँ पे डेरिवेशंस हैं आप लोगों के लेवल के सिलेबस में वो स्टैंडर्ड डेरिवेशंस नहीं है अभी भी, ठीक है। वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा किसी वीडियो के अंदर कि स्टैंडर्ड इसकी डेफिनेशन क्या है, डेरिवेशन सॉरी। तो इवन देन आप ये माइनस, फिर जारी बात है जब स्टैंडर्ड डेरिवेशन ही नहीं है तो ये जो माइनस होगा, ये माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 2 टॉपिक्स के अंदर भी कुछ लोग माइनस लगाते हैं, वो ज़रूरी नहीं है। एनर्जी और पोटेंशियल का पेपर में पूछा हुआ है, पोटेंशियल का ज़्यादा पूछते हैं, 5-6 दफ़ा उसने माइनस की रीज़न पूछी है और उसमें से 4-5 दफ़ा पोटेंशियल की थी, 1 आध दफ़ा एनर्जी की भी थी। रीज़न आपने सेम लिखनी है। अभी मैं आपको सिर्फ बोल देता हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के टॉपिक में जाके हम उसको प्रॉपर लिख लेंगे कि भाई ये माइनस आया कहाँ से है। उन्होंने कहा जी वाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। जिन बच्चों ने हल्का फुल्का क्वेश्चंस देखे उन्होंने देखा होगा ये। और इसी तरह से आप एनर्जी का भी लिख सकते हैं, वाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, वाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, वाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। ये ऑल्टरनेटिवली पोटेंशियल का ज्यादा आता है तो हम इसको वहीं पे जाके लिखेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ बोल कर रीजन। बेटे आपने ये कहना है कि हमने इन्फिनिटी के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो रखा हुआ है। अब इन्फिनिटी रिलेटिव टर्म है, इन्फिनिटी ये नहीं है बेटा कि वाकई इन्फिनिट डिस्टेंस पे चले जाएं। देखिए जहाँ पे भी ज़मीन की ग्रेविटेशन खत्म हो गई वो हमारे लिए इन्फिनिटी है, और वैसे भी ओवरऑल भी कोई ग्रेविटेशन ना हो, इन्फिनिटी रिलेटिव टर्म हुआ करती है। तो आप ये कहते हैं जी ज़मीन की फील्ड जहाँ पे भी खत्म हुई उसको कह दो जीरो, फील्ड वाली जगह को कह दो इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, अब इन्फिनिटी पे स्टैंडर्ड ये है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशन की सारी चीज़ें वो होती किसकी वजह से हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो इन्फिनिटी पे फोर्स ही नहीं है, ना फोर्स है, ना फील्ड है, तो ना एनर्जी है। तो फिर अगर एनर्जी नहीं है तो वो एनर्जी क्या होगी, जीरो। इन्फिनिटी पे एनर्जी को जीरो सेट किया हुआ है। व्हेन ऑब्जेक्ट्स कम क्लोजर, जब ऑब्जेक्ट्स करीब आएंगे तो आपने ये कहना है कि एनर्जी जी फर्दर डिक्रीज हो रही है। तो बेटे जीरो से क्या कम हो सकता है, फर्दर डिक्रीज। जीरो से डिक्रीज का मतलब जाहिर बात है नेगेटिव, तो यही है। इसका 3 नंबर वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं एग्जैक्ट आपको इसका फॉर्मेट
ग्रेविटेशन के टॉपिक के अंदर, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का टॉपिक है उसके अंदर जाके लिखवाऊंगा। फिलहाल हम एनर्जी के ऊपर फोकस करते हैं और इससे एक स्टेप आगे चलते हैं। तो सबसे पहले तो बेटे चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला आपको रिक्वायर्ड है, और वो चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा दफ़ा यूज़ हुआ है पेपर के अंदर, उसको आपने लिखना है जी। अच्छा, चेंज इन एनर्जी आपके सिलेबस में वो ज़बरदस्ती पॉजिटिव रखते हैं, मतलब कैलकुलेशंस के अंदर। तो वो आपने ज़बरदस्ती कैसे पॉजिटिव रखना है, उसका बड़ा सिंपल सोल्यूशन है, 1/r1 माइनस 1/r2। और ये मैंने फोर्स के साथ साथ जब काइनेटिक एनर्जी का चेंज किया था तो मैंने बताया था कि आपने कैसे रखना है। उसका बड़ा आसान हल है कि r1 को r2 से छोटा रख दें, कि जब भी वो आपको 2 पॉइंट्स बताए तो 1/, छोटा डिस्टेंस माइनस 1/, बड़ा डिस्टेंस कर दें, तो कोई बात नहीं, आराम से हो जाएगा ये आपका मैनेज। अच्छा, एक तो ये हो गया। इसमें आप याद रखें बेटे कि वो जो MGH का प्रूव है वो भी पेपर के अंदर आया हुआ है, शो दैट। और मैं आपको उसकी स्टेटमेंट हल्की सी वैसे बता देता हूँ, लेकिन इधर मैं सिर्फ इतना ही लिखता हूँ, शो दैट पोटेंशियल एनर्जी कैन शो दैट EP इज ऑल्सो इक्वल टू, ये एक स्पेशल केस है, यूनिवर्सल नहीं है, इट इज इक्वल टू MGH या MG डेल्टा H, दोनों तरह से आया है पेपर के अंदर ना, कि पोटेंशियल एनर्जी MGH है या MG डेल्टा H है, ये प्रूव करें। अच्छा, सबसे पहले तो स्टेटमेंट के बारे में समझ लें हल्का फुल्का सा। उसने कहा था कि बेटे कोई एक मैस है और उसके गिर्द हम, उसके करीब हम थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया हमने, डिस्टेंस h एज कंपेयर टू r, स्मॉल डिस्टेंस h, हमने उसके करीब करीब थोड़ा बहुत ही डिस्टेंस कवर करना है जो उसके रेडियस के मुकाबले में थोड़ा है, वैसे तो मे भी ज़्यादा भी। जैसे फॉर एग्जांपल ज़मीन का रेडियस है 6400 किलोमीटर, तो अगर आप 2-3 किलोमीटर कवर करेंगे ना तो ज़मीन के रेडियस से तो वो बहुत थोड़ा है, 2 किलोमीटर्स आर वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो MGH ठीक है। तो यही उसने पूरी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट थी, 2 दफ़ा की डेरिवेशन मुझे याद है, तो उसमें 2 दफ़ा MGH और MG डेल्टा H दोनों आई, तो वो एक दफ़ा तो 4 नंबर की भी थी। तो उसने बहुत सारी स्टेटमेंट में यही बताया था कि जी ये कोई एक मैस है, वो आइसोलेटेड स्फीयर है, पॉइंट मैस है, इस तरह की सारी बातें बताई होती हैं। और वो कहता है हम उसके करीब छोटा मोटा डिस्टेंस h मूव कर रहे हैं या डेल्टा H मूव कर रहे हैं, तो आप प्रूव करें कि जनाब एनर्जी जो है वो MGH भी हो सकती है। AS वाला फॉर्मूला हमारा ठीक है, एक्चुअली वो ये कहना चाह रहा है छोटे डिस्टेंसेस के लिए, तो प्रूव कर लेते हैं। यहीं से स्टार्ट करें बेटे दोबारा। आप ये कहते हैं कि जी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, और वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्टेंस। यहाँ पे बच्चे कहेंगे कि नहीं सर आपने यहीं पे तो कर दिया है थोड़ा सा फैब्रिकेशन, कि आपने उधर R लिखा था इधर H क्यों लिखा था। भाई मैंने अपने पास से नहीं लिखा, उसने क्वेश्चन में ही ये कहा था कि व्हेन वी मूव अ स्मॉल डिस्टेंस H, इस दफ़ा उसने डिस्टेंस को H कहा हुआ था, तो मैं क्या करूँ, उसने कहा था जी छोटा मोटा डिस्टेंस अगर आप ये मूव करें। तो नेक्स्ट स्टेप में फोर्स की जगह पे आप लिख दें GMM/r² इंटू H। यहाँ पे भी बच्चे कह सकते हैं कि नहीं सर अगर उधर आपने डिस्टेंस जो है वो H किया है तो यहाँ पे भी H करें। नहीं बेटे, बात ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूला में तो सेंटर्स का डिस्टेंस आता है, और वर्क डन के फॉर्मूला में वो डिस्टेंस आता है जो आपने ट्रेवल किया है, ठीक है। तो फोर्स में ये दोनों डिस्टेंस डिफरेंट हो सकते हैं, कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर जो डिस्टेंस आता है वो होता है उन ऑब्जेक्ट्स के सेंटर्स का डिस्टेंस, वहां पे तो R आना चाहिए। अगर मैं भी मूव कर रहा हूँ, मैं यहाँ से जो है वो किसी ऊंची जगह पे चला गया हूँ, तो ये मेरा डिस्टेंस कवर्ड है, और ये डिस्टेंस है मेरे और जमीन के सेंटर का। एक्चुअली मेरा तो सेंटर क्या ही मैटर करेगा, जमीन के सेंटर तक का डिस्टेंस, तो ये सेम नहीं होने चाहिए यहाँ पे। अच्छा, इसमें अब आप नेक्स्ट देखें तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, हम कहते हैं जी ठीक है लोअर केस m को बाहर निकालो, मैं उसकी वजह आपको अभी बताता हूँ, GM/r का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे h को बाहर ही रहने दें। लोअर केस m को सिर्फ मैंने बाहर निकाला है और बाकी मैंने ऐसे लिख के ये कर दी। इसकी वजह क्या है बेटे, अभी अभी तो हमने थोड़ी देर पहले ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म किया है, तो ये ब्रैकेट के अंदर बन नहीं गई ग्रेविटेशनल फील्ड, तो फिर प्रूव हो गया। इतना सिंपल भी 4 नंबर का आया हुआ है MGH, लें जी। वो कहता है जी AS वाला फॉर्मूला भी जो है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वो भी ठीक है, तो वो ऐसे प्रूव होता है, ठीक है। और वाकई छोटे डिस्टेंसेस के लिए ठीक है, इसीलिए तो देखें आधी दुनिया MGH पे चल रही है। हमने छोटे डिस्टेंसेस रिकवर करने होते हैं डेली लाइफ के अंदर। बट अगर 100 मीटर भी आप कर रहे हैं, देखें ज़मीन का रेडियस 6400 किलोमीटर 6.4 मिलियन मीटर्स बनता है, तो हम डेली लाइफ के अंदर ज़्यादा ज़्यादा क्या, आप ये मान लें जी बुर्ज खलीफा भी 824 है मेरा ख्याल है मीटर्स में, वो पूरा किलोमीटर ही उसे मान लें, इतना नहीं है, पूरा 1 किलोमीटर मान लें, तो बेटे ज़मीन तो 6400 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू 6400 किलोमीटर। तो अगर आपने बुर्ज खलीफा से भी कोई चीज़ ड्रॉप कर दी है तो उसके लिए भी MGH ठीक है, ठीक है। तो इस वजह से ये MGH से हमारा काम चल जाया करता है।
अब बात यह है कि बेटे वही वाली बात है कि हमने एक तो पार्ट 4 बनाना ही है, और दूसरा ये है कि ऑप्टिमम वीडियो साइज़ एक मैंने, आपको पता है ऑलरेडी, जो है वो रखा हुआ है फ़िलहाल तक के लिए। तो आइंदा ज़ाहिर बात है आप विद द पैसेज ऑफ टाइम क्रैश कोर्सेज आएंगे, मे बी A2 के लिए फुल हम इसको सिलेबस को 3 हिस्सों में डिवाइड करके पहले 5 चैप्टर्स, अगले 5, और फिर लास्ट 4 चैप्टर्स 3 हिस्सों में, तो वो वीडियोस तो फिर ज़ाहिर बात है लंबी हो जाएंगी। लेकिन अभी ये है कि कुछ मजबूरी भी है जिसकी वजह से वीडियो लेंथ को शॉर्ट रखना पड़ता है, तो हम इसको यहीं पे रोकते हैं। पार्ट 4 ग्रेविटेशन जो हम नेक्स्ट करेंगे उसके अंदर ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस का एक अलहदा से सेशन रखेंगे जिसके अंदर सर्कुलर और ग्रेविटेशन दोनों के क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है और आप फर्दर इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं पार्ट 4 के अंदर। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।